आर यू ऑल? तो आई रियली होप कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होने वाला है, क्योंकि जो आज का वीडियो है वो आप ही के इंटरेस्ट के टॉपिक पर बेस्ड है। जैसे कि जो हमारे 9th क्लास के बच्चे होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होती है जब भी उनको असर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोल दिया जाता है। और ये चीज़ जायज़ भी है, क्योंकि असर्शन रीज़न टाइप जो क्वेश्चंस हैं आप लोग क्लास 9 में आकर पहली बार फेस करते हो, इसलिए उनको सॉल्व कैसे करना है ये चीज़ आप समझ नहीं पाते और आपको ये टफेस्ट पार्ट लगता है आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर में। तो आपके इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आज का वीडियो बेस्ड है असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस पर। तो यस, आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर 1 दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग के असर्शन रीजन क्वेश्चंस। तो जल्दी से खुश हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप लोग लास्ट तक देख लोगे आपको हर एक तरह का जो असर्शन रीजन क्वेश्चन है वो सॉल्व करना आ जाएगा, उसका मीनिंग क्या है वो पता चल जाएगा। और आपको मैंने इतनी आसान सी ट्रिक बता देनी है ये सारे के सारी चीज़ को सॉल्व करने के लिए कि इसके बाद असर्शन रीजन आपको कभी भी प्रॉब्लम लगने वाले नहीं है। तो चलिए जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा असर्शन रीजन सेशन फॉर क्लास 9। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि आखिरकार ये असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन होते क्या हैं। कई बार हम कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें इनका मीनिंग भी अच्छे से नहीं पता होता है, तो आप लोग उस चीज़ को पहले समझ लो। बेसिकली जो असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है उसमें आपको दो स्टेटमेंट्स गिवन रहती हैं। एक रहती है असर्शन स्टेटमेंट और एक रहती है रीजन स्टेटमेंट। मतलब यहाँ पे आपको दो जो सेंटेंसेस हैं वो दिए होंगे, दो स्टेटमेंट्स दिए होंगे। उन दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद आपको अपना जो आंसर है वो ए, बी, सी और डी के फॉर्मेट में करना होता है। आप लोग आंसर ए कब लिखोगे, बी कब लिखोगे, सी कब लिखोगे, डी कब लिखोगे, ऐसे इंस्ट्रक्शंस जो हैं आपके लिए गिवन होती हैं। और बहुत ही ज़्यादा कॉमन इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, हम लोग ए कब मार्क करेंगे, व्हेन बोथ दोनों ही असर्शन रीजन जो है वो ट्रू हो और जो रीजन है दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। हम लोग बी कब लिखते हैं, जब असर्शन रीजन दोनों ट्रू तो हैं लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं है। देन सी तब मार्क करते हैं जब असर्शन ट्रू हो बट रीजन फॉल्स हो, और डी तभी मार्क करेंगे जब ये असर्शन फॉल्स है बट जो रीजन है वो ट्रू है। ये बहुत ही कॉमन सेट ऑफ एग्जांपल्स हैं, मतलब आमतौर पर ABCD ऑप्शंस में यही लिखा होता है। तो इस ऑप्शन के बेसिस पे हम लोग कुछ जो एग्जांपल्स हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो, जैसे यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट्स गिवन है, वन इज द असर्शन स्टेटमेंट एंड अदर वन इज द रीजन स्टेटमेंट। अभी आपने क्या करना है, जैसे आप लोग अपने क्लास 8 में ट्रू फॉल्स क्वेश्चन करके आते हो ना, बिल्कुल इसको ऐसा ही समझो। मान लो कि एक क्वेश्चन में दो सब पार्ट है और हमें ट्रू फॉल्स पूछा हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग इसको ट्रू फॉल्स की तरह लेंगे। तो हमारी पहली स्टेटमेंट क्या है, वी प्रेफर टू वेयर कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग समर। हम लोग गर्मियों के दौरान जो कॉटन का कपड़ा है उसे पहनना पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं। ये बात तो सही है ना। तो ये जो हमारा जो असर्शन है ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, गर्मियों के मौसम में कॉटन के कपड़े पहनना पसंद किया जाता है। अब इसके लिए इन्होंने रीजन क्या प्रोवाइड करा है, कॉटन क्लोथ्स आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। जो कॉटन का कपड़ा होता है वो पानी को बहुत ही अच्छे से सोखता है। ये बात भी सही है। आपने अपने क्लास 8 में पढ़ा है ना फाइबर्स के बारे में, जिसमें आप लोग सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर के बारे में पढ़ते हो। कॉटन एक नेचुरल फाइबर है और आपको इसकी प्रॉपर्टी पता है कि ये पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब करती है। सो कॉटन इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या है, ट्रू है। अगर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तो सी और डी तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। आंसर या तो ए आएगा या फिर हमारा जो आंसर है वो बी आएगा। अब ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो रीजन है ये रीजन असर्शन का एक्चुअल एक्सप्लेनेशन है या नहीं। अब सोच के देखो, जब दोनों ही इक्वेशंस ट्रू हो जाएं तो भी ये सोचो कि मान लो असर्शन हमारा क्वेश्चन है,
असर्शन हमारा क्वेश्चन है, तो क्या रीजन जो है उसका आंसर लिख सकते हैं हम लोग। अगर मान लो हमें क्वेश्चन आ जाए, हमें टीचर पूछ ले कि आप लोग गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनना क्यों पसंद करते हो, तो आप उसका आंसर क्या दोगे? क्योंकि जो गर्मियां हैं, जो गर्मियों में कॉटन का कपड़ा पहनने से ये हमारा जो स्वेट है, जो पसीना है, उसको सोख लेती है, इस वजह से। तो मतलब कॉटन की ये जो गुड एब्जॉर्प्शन होने की प्रॉपर्टी है, यही आपको मजबूर कर रही है ना गर्मियों में कॉटन का कपड़ा पहनने के लिए। तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन एज वेल। तो इस असर्शन रीजन का आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। समझ पाए? आसान है ना। तो अगर हम लोग इसको समझ के करेंगे तो ये जो है आप बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द रेट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? द रेट ऑफ इवेपोरेशन। द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन प्लेट इज हायर देन दैट इन अ कप। मान लो चाय गर्म है, गरम चाय है, वो कप में जल्दी ठंडी होगी या प्लेट में? ये चीज़ मुझे बताओ, कप में जल्दी ठंडी होगी या प्लेट में? जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। यस, आंसर बड़ा ऑब्वियस है कि अगर हमारे पास गरम चाय है तो वो प्लेट में जल्दी ठंडी होगी एज कंपेयर टू कप। तो वही चीज़ है कि जो इवेपोरेशन है, यहाँ पे वाटर की बात होगी, तो जो इवेपोरेशन है वाटर का, वो प्लेट में हायर होगा एज कंपेयर टू कप। मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। अब इसके लिए रीजन क्या प्रोवाइड कर रखा है? द रेट। इसको एज ए ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट मान के चलो। द रेट ऑफ इवेपोरेशन, जो स्पीड ऑफ इवेपोरेशन है, डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अब आप लोगों को पता है दैट जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है, रेट ऑफ इवेपोरेशन का मतलब स्पीड ऑफ इवेपोरेशन, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? ह्यूमिडिटी के। ह्यूमिडिटी क्या रहता है? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। नमी, नमी कैसी है मौसम में, ठीक है। अगर नमी ज़्यादा होगी तो आपको पता है इवेपोरेशन कम होगी। इसका मतलब जो स्पीड ऑफ, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। मतलब अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही है, दैट द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस, ये कम हो जाता है विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। मतलब जो रीजन है, रीजन भी क्या है? ट्रू है। रीजन भी क्या है? ट्रू है। अब आप ये सोच के देखो, अब दोनों फिर से ट्रू आ गए। अगर ये आपका क्वेश्चन हो तो क्या ये इसका आंसर हो सकता है कि प्लेट में पानी जल्दी ठंडा क्यों हुआ? क्यों ठंडा हुआ कप के कंपैरिजन में? क्योंकि जो प्लेट का सरफेस एरिया है, प्लेट के किसकी बात करेंगे हम लोग? सरफेस एरिया की। जो प्लेट का सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द कप, और सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन भी उतना ज़्यादा होगा। तो मतलब असर्शन का जो असली कारण है कि क्यों इवेपोरेशन जल्दी हो रही है प्लेट में, उसका असली कारण है सरफेस एरिया। लेकिन रीजन में सरफेस एरिया के बारे में तो कोई बात नहीं हो रही है, वहां पे तो ह्यूमिडिटी की बात हो रही है। तो रीजन का जो स्टेटमेंट है वो ट्रू जरूर है, लेकिन वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है। दिस रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाट? फॉर असर्शन। इसका मतलब जो इसमें हमारा आंसर है, आंसर क्या आएगा? आंसर विल बी द ऑप्शन बी। आपका जो आंसर है वो ए और बी की टर्म में ही माना जाएगा। ये जो सारी चीज़ें सॉल्व करनी है, सोचना है, ये आपका एक साइड का काम है। जो मेन आंसर आपका देखा जाएगा वो यही है कि आपने ए लिखा या आपने बी लिखा। तो इसका आंसर क्या है? बी। तो दो टाइप आप समझ चुके हो कि हमें ए कब आंसर करना है और हमें बी कब आंसर करना है। एक और इक्वेशन देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? There is a change in the temperature of substance when there it undergoes a change in state though it is still being heated.
कहते हैं कि अगर मान लो कोई सब्सटेंस है, अगर किसी सब्सटेंस को हम लोग हीट कर रहे हैं, जैसे आइस है, आइस को अगर हम लोग हीट कर रहे हैं तो हीट जब भी हम लोग करना शुरू करेंगे, अभी उसमें चेंज ऑफ स्टेट आ रहा है और उसमें टेम्परेचर चेंज आ जाएगा। इज इट ट्रू? इट इज नॉट ट्रू। जो टेम्परेचर है उसमें कोई चेंज नहीं आता। जब भी जो स्टेट ऑफ मैटर है वो अभी चेंज हो रही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितनी हीट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी एनर्जी तो अभी बॉन्ड्स वगैरह को ब्रेक करने में यूज अप हो रही है। मतलब वो जो एनर्जी है, जो हीट सप्लाइड है, इज ईदर अब्सॉर्ब्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और अ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मतलब ये जो रीजन का स्टेटमेंट है ये तो ट्रू है कि जो हम लोगों ने हीट सप्लाई करी है वो तो या फिर जितना भी सॉलिड है, सॉलिड की बॉन्ड्स को ब्रेक करने में, मतलब सॉलिड की बॉन्ड्स ब्रेक करके उसे लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए यूज अप हो रही है। मतलब उसकी एज अ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यूज हो रही है या लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यूज हो रही है। मतलब जो यहाँ पे बोला हुआ है दैट देयर इज अ चेंज, ये चीज गलत है। देयर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता है, इसलिए असर्शन फॉल्स है। अगर असर्शन हमारा फॉल्स होगा और रीजन ट्रू होगा तभी उसका आंसर क्या आ जाता है? डी। तभी उसका आंसर क्या आएगा? डी। ये चीज आपको याद रखनी है। अभी नेक्स्ट, गैसेस डिफ्यूजेस मोर इजिली एज कंपेयर टू लिक्विड्स। गैसेस जो है लिक्विड के कंपैरिजन में जल्दी डिफ्यूज कर जाती हैं और ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है क्योंकि गैस के पार्टिकल्स जो है एक दूसरे से दूर दूर है तो जल्दी डिफ्यूज होते हैं। रीजन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर ग्रेटर इन सॉलिड। हाँ, जो सॉलिड्स हैं उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो ये वाली स्टेटमेंट भी ट्रू है दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर ग्रेटर इन सॉलिड। पर अब ध्यान से सोचो, गैसेस डिफ्यूज क्यों कर रही हैं? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर है। गैसेस के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हैं, लेकिन ऐसी कोई भी बात जो है वो रीजन में मेंशन नहीं है। रीजन ट्रू है लेकिन असर्शन का जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो आपको यहाँ तक समझ में आया? अभी ऐसा करते हैं, आपको होमवर्क के लिए मैं देती हूँ एक असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन और उसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, when sugar and salt are kept in a container they take the shape of the container and the reason is sugar is liquid। इसका जो आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आप असर्शन रीजन को समझ पाए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब द चैनल सो दैट जैसे ही कोई नई वीडियो आती है तो आपको उसका लेटेस्ट अपडेट मिल सके।